हेलो गाइस, अपन पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को कंप्लीट किया था, दैट वाज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और उससे भी इंपॉर्टेंट एक सेक्शन अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बहुत सारे टॉपिक्स में रोल आएगा। अभी अपन ने जो 12th का टॉपिक स्टार्ट किया था कल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें भी इसका रोल रहेगा। और ब्लॉक्स, यानी यूं कहूंगी इनऑर्गेनिक के फर्दर सारे टॉपिक्स में ये सेक्शन काम आएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। प्लस बहुत सारे हमारे केमिकल बॉन्डिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए काम आता है। तो ये बैक बॉन्डिंग क्या कंसेप्ट है, मतलब एक्चुअली इसको बहुत ज्यादा हवा बच्चे और टीचर्स दे देते, मुझे लगता है कि पता नहीं बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग क्या है, बहुत छोटा सा टॉपिक है बैक बॉन्डिंग। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए बैक बॉन्डिंग होता क्या है और कैसे पता चले कि किस मॉलिक्यूल के अंदर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, है ना। तो इसको शॉर्ट में अपन बीबी कहते हैं भाई। और इस कंसेप्ट के बहुत सारे सिचुएशंस जो रियल लाइफ की बीबी है उससे मैच करते हैं, इसलिए इसको बीबी के नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि जनरली आप ऐसे डायलॉग्स में सुनते हैं कि इंसान को उसकी बीबी सीधा कर देती है, तो एक मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा इसलिए होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले अपन ये जानने की प्रयास करते हैं कि ओवरऑल बैक बॉन्डिंग होता क्या है। तो देखिए, अपन ने पीछे पढ़ा, एक था कोवलेंट बॉन्ड और एक था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैं यूं कहूं कि बेसिकली एक टाइप है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमने पढ़ा था जिसमें एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, एक डोनर और एक एक्सेप्टर होता है। ऐसा जो बॉन्ड था ए से बी की ओर एक बॉन्ड बना, क्लियर, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही दो टाइप का होता है। अगर दो स्पीशीज के बीच पहला बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड टाइप का होता है, और दो स्पीशीज के बाद सेकंड या थर्ड बॉन्ड जो बनता है उसको अपन पाई बॉन्ड कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों ही बीबीटी के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग से बनते हैं। इसलिए अपन ये बात करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके मैं दो टाइप बता रहा हूं। एक है सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक आपका है पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिग्मा टाइप मतलब जिन दो स्पीशीज के बीच बॉन्ड बन रहा है ए एंड बी, उनके बीच में पहला बॉन्ड है और पहला बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है अकॉर्डिंग टू बीबीटी। तो ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना चाहिए पहला वाला, इसको अपन बोलेंगे सिग्मा टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिग्मा टाइप। दूसरा क्या, जो आपका एक्सेप्टर और डोनर है उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है। और मैंने क्या कहा, दो स्पीशीज है, उन दो स्पीशीज के बीच है कोवलेंट बने चाहे कोऑर्डिनेट बने, पहला बॉन्ड बना हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी जो सेकंड बॉन्ड होगा वो ऑलवेज पाई बॉन्ड होगा। अगर आपका सेकंड बॉन्ड जो कि पाई बॉन्ड है, ये अगर कोऑर्डिनेट टाइप का है, पाई टाइप का है, पाई बॉन्ड है सेकंड बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट टाइप का है, तो इसी को ही हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। मतलब मैं बैक बॉन्डिंग को अगर वन वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो मैं बोलूंगा बैक बॉन्डिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी सिंपल एक सिग्मा नहीं पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसको अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्लियर, यानी एक्सेप्टर और डोनर के बीच अगर पहला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा, वो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और अगर एक्सेप्टर और डोनर के बीच ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब सिग्मा बना हुआ है, एंड नाउ वी आर प्लानिंग फॉर सेकंड और थर्ड बॉन्ड और वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे बैक बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? तो सिंपल अपन जानते हैं एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अगर पाई वाला बॉन्ड कोवलेंट नहीं है, कोऑर्डिनेट है, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, बैक बॉन्डिंग। तो सिंपल डिफाइन कर दिया आपने, बैक बॉन्डिंग इज नथिंग, इट इज द सिंपल पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? अब मुद्दा ही आता है कि ये पाई बॉन्ड किन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा, या मैं यूं कहूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। इस बात को चेक करने के लिए क्या चेक बैरियर्स होते हैं, क्या कंडीशंस होती है, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो मैं बहुत सिंपल बोलता हूं कि भाई देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में बीबी
होगी या नहीं होगी, या कौन मॉलिक्यूल बीबी के लायक है या नहीं, बैक बॉन्डिंग के लायक है या नहीं, इसके लिए 4 कंडीशन होती है। कंडीशन 1, 2, 3 एंड 4। कोई भी मॉलिक्यूल इन चारों कंडीशन को फुलफिल करेगा, वही बैक बॉन्डिंग का उत्तराधिकारी होगा, उसी मॉलिक्यूल में बैक बॉन्ड बनेगा। वेरी नीट एंड क्लियर। ये चारों कंडीशन क्या है भाई, बहुत सिंपल है, इनको अलग से नहीं याद करना कि कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन है, नई कंडीशन है, क्या करना है, नहीं गाइस। इसके अंदर जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है ना, वो तो सिंपल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन है, और थर्ड और फोर्थ कंडीशन है ना, वो एक ऑलवेज जनरल पाई बॉन्ड बनाने की कंडीशन है। ठीक है, अब यहां समझिए, जो मेरे पास बैक बॉन्डिंग है वो है पाई टाइप, वो मेरा है पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सुनिए भाई, इसमें जो कंडीशन नंबर 1 और 2 है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन है जनरल, और जो थर्ड और फोर्थ है वो पाई टाइप की कंडीशन। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। पहली कंडीशन क्या कि भाई बैक बॉन्डिंग दर्शाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डोनर होना चाहिए, अपने पास एक डोनर एटम अवेलेबल होना चाहिए। अब डोनर की क्या कंडीशन है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। किसी भी मॉलिक्यूल एटम या स्पीसीज को डोनर बनने के लिए उसके पास 3 चीजें होनी चाहिए। डोनर बनने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, और इन तीनों का नाम है ABC। मतलब जिसके पास भी ABC होगी वो डोनर होगा। तो बोलो डोनर बनने के लिए कितनी कंडीशन होनी चाहिए, 3। कौन कौन सी, ABC। अब इन ABC को भी जान लेते हैं। ए क्या होता है, कोई भी डोनर बने उसके लिए उस स्पीसीज के पास कम से कम एक लॉन पेयर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लॉन पेयर मस्ट बी देयर। कंडीशन नंबर 2, ऑक्टेट ऑफ दैट स्पीसीज और एटम मस्ट बी कंप्लीटेड, खुद का अष्टक पूर्ण होना चाहिए। एंड कंडीशन नंबर C, देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ एनी वेकेंट ऑर्बिटल, मतलब उनके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि डोनर वो होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के दौरान लोन पेयर डोनेट करता है एक्सेप्टर को, और भैया डोनर या दाता वो होगा जिसके खुद की घर कंगाली नहीं होती। जो जिसके खुद के घर कंगाली होती है दूसरों को क्या दान देगा। अब खुद के घर कंगाली नहीं होती, इन तीनों कंडीशन को मिला के पता है केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, ऐसा जिसके पास भी होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के मामले में धनवान है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के मामले में धनवान है, उसके लिए 3 कंडीशंस है। कम से कम एक लॉन पेयर होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और वेकेंट ऑर्बिटल अनअवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि गाइस जिसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लॉन पेयर लेने की टेंडेंसी रखता है, और जो लेने की टेंडेंसी रखेगा दैट इज एक्सेप्टर नॉट डोनर। और एक जो भी लॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इस दुनिया में जितने भी एक्सेप्टर्स हैं वो 2 वजह से एक्सेप्ट करते हैं। पहला कंडीशन होता है भाई कोई लॉन पेयर लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो सब्जी मंडी बेचने के लिए तो लेगा, क्या करेगा उसको लेकर के 2 जगह यूज करता है। कंडीशन नंबर 1, उसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 करने के लिए लॉन पेयर लेगा। कंडीशन नंबर 2, ऑक्टेट भले ही उसका कंप्लीट है लेकिन उसके पास खाली ऑर्बिटल पड़ा है। हर स्पीसीज की ये टेंडेंसी होती है कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी अगर उसके पास कोई खाली ऑर्बिटल पड़ा है तो वो हमेशा उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। एक ऑर्बिटल को भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी वो लॉन पेयर लेना चाहेगा, और लेना चाहेगा तो एक्सेप्टर होगा। इसी के साथ एक दूसरी कंडीशन क्लियर हो गई है। मतलब ये हुआ, मैं यूं कहूं डोनर और एक्सेप्टर के मामले में कि एक अमीर होना चाहिए, एक गरीब होना चाहिए, एक रिच होना चाहिए, एक डेफिशिएंट होना चाहिए। अमीर बनने के लिए इलेक्ट्रॉन की नजर में या केमिस्ट्री की नजर में 3 चीजें होनी चाहिए। क्या, कम से कम एक लॉन पेयर, और खुद के घर कंगाली नहीं, यानी खुद के घर डिमांड नहीं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट और वेकेंट ऑर्बिटल नहीं। क्योंकि अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ
या वेकेंट ऑर्बिटल खाली पड़ा रहा तो मैंने अभी भी बताया था उस कंडीशन में वो क्या करेगा, लॉन पेयर लेना चाहेगा तो देना नहीं चाहेगा, यानी वो डोनर नहीं होगा, एक्सेप्टर हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2 जो भी बोल रहा था कि वहां पर एक एक्सेप्टर होना चाहिए, वहां पर एक एटम एक्सेप्टर होना चाहिए, यानी जो लॉन पेयर लेने की टेंडेंसी रखता है। अभी भी बताया था लॉन पेयर लेने की टेंडेंसी कौन रखता है, जो गरीब होता है, केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजातियां। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन की कंगाली किसको कहते हैं, किस वजह से होती है, अभी आपको क्लियर किया था, 2 वजह से होती है। या तो क्या हो, उस एटम का या मॉलिक्यूल का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए हो, या फिर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हो। मैंने आपको क्या बोला, किसी के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होता है उसको भरने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तो भी लेना चाहेगा, या वेकेंट ऑर्बिटल हो उसको भरने के लिए भी लॉन पेयर लेना चाहेगा, और लेना चाहेगा उसी को हम कह रहे हैं एक्सेप्टर, ग्राही, इसको बोलते हैं दाता। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए देखिए सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है, ऐसा, इसको बोलते हैं डोनर, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। तो डोनर के पास लॉन पेयर होना चाहिए और एक्सेप्टर के पास लॉन पेयर लेने की इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा इन दोनों वजह से होती है। तो भाई 2 कंडीशन पर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन क्या है, बीबी को हासिल करने के लिए, बैक बॉन्डिंग बनाने के लिए सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन। मैंने आपको क्या बोला, इन चारों कंडीशन वाले से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन नंबर 1 और 2 ऐसी कंडीशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, कि वहां एक डोनर होना चाहिए, एक एक्सेप्टर होना चाहिए। हमने और अंदर घुस देखा डोनर कौन बनेगा, जिसके पास एबीसी होगा, मतलब लॉन पेयर होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा और वेकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट होगा, उसको हम बोलेंगे धनवान, इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच का एक दूसरा नाम है डोनर। जो धनवान नहीं होगा वो गरीब होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर। गरीब क्यों होगा, जिसके पास बी और सी नहीं है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या वेकेंट ऑर्बिटल। यहां हमारे मन में से कोई भी एक होगा तो चलेगा, और लगा रखा। और यहां मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, यानी लॉन पेयर भी होना चाहिए, ऑक्टेट भी पूरा होना चाहिए और वेकेंट ऑर्बिटल भी एब्सेंट होना चाहिए। तीनों एक साथ कंप्लीट होनी चाहिए, डोनर होगा। एक्सेप्टर के लिए, गरीब होने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो तो सफिशिएंट है। क्लियर, समराइज करते हैं, एक डोनर होना चाहिए, एक एक्सेप्टर होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3 बैक बॉन्ड बनाने के लिए, ये दोनों कंडीशन तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। थर्ड और फोर्थ कंडीशन एक पाई बॉन्ड की कंडीशन होती है, चाहे कोऑर्डिनेट हो चाहे कोवेलेंट हो, एक सिंपल पाई बॉन्ड की कंडीशन होती है। और देखिए हमने बात कर रखी है वीबीटी के अंदर, पाई बॉन्ड क्या होता है, दूसरे नंबर का बॉन्ड होता है, पहला सिग्मा होता है। तो अब भैया एक बात बताओ, अगर आपको पाई बॉन्ड बनाना है और वो दूसरे नंबर का होता है तो इसका मतलब पहले नंबर का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि पहला बॉन्ड अगर मैं ऐसा नहीं है, पहला बॉन्ड ही ऐसा बनाऊंगा तो ये तो सिग्मा हो गया। और मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या बनाना है, पाई बॉन्ड बनाना है। तो इसका मतलब मेरी मजबूरी है कि भाई जो भी आपका एक्सेप्टर और डोनर होता है, ये डोनर और ये एक्सेप्टर है, इनके बीच में पहले से एक बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए, चाहे वो कोवेलेंट हो चाहे कोऑर्डिनेट हो। क्योंकि अगर पहला बॉन्ड है तो सिग्मा बना हुआ है, और 2 स्पीशीज के बीच सिग्मा बना हुआ है, नेक्स्ट बॉन्ड डेफिनेटली पाई बॉन्ड होगा, और वो आप कोऑर्डिनेट टाइप का बना होगा। तो तीसरी कंडीशन ये हुई भाई कि एक्सेप्टर और डोनर के बीच ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, यानी एक्सेप्टर एंड डोनर आर ऑलरेडी बॉन्डेड ऑलरेडी होने चाहिए, पहले से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होने चाहिए। तो ही पहला अगर जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से तो ही नेक्स्ट बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड की कंडीशन हुई, मैंने बोला तीसरी कंडीशन। एंड लास्ट एंड फाइनल कंडीशन भी पाई बॉन्ड की कंडीशन है। हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग में कि भाई साइज के कारण पाई बॉन्ड सिर्फ यही बनता है, 2p पाई बनता है, 2p पाई 3p पाई बनता है, लेकिन इससे बड़ी साइज की जैसे 2p पाई 4p पाई या 3p पाई ये बॉन्ड्स या इनसे हायर बॉन्ड्स बड़ी साइज के बॉन्ड नहीं बनते। या 2p पाई क्या है, फिर से रिकॉल करते हैं, 2 स्पीशीज एटम 2 स्पीशीज बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने में 2 ऑर्बिटल काम आते हैं। इसका ऑर्बिटल 2p
सेल का है और इसका ऑर्बिटल भी 2p सेल का है, दोनों ने मिले इस ओवरलैपिंग को बोलते थे 2p पाई 2p पाई। इसको क्या बोलते थे? 2p पाई 2p पाई। और एक ऑर्बिट एटम का आ रहा है 2p पाई, दूसरे का आ रहा है 3p पाई, इसको अपन बोलेंगे 2p पाई 3p पाई। क्लियर? यानी आई मीन टू से कि जो दो एटम पाई बॉन्ड बनाने आ रहे हैं वो सेकंड पीरियड के होने चाहिए, या एक सेकंड का हो और एक थर्ड का हो तो चलेगा। एक सेकंड पीरियड का एटम आ रहा है और एक फोर्थ पीरियड का आ रहा है, उनके बीच जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 2p पाई 4p पाई होगा, या 2p पाई 4d पाई होगा 2 और 4 का। और 2 और 4 के बीच जो पाई बॉन्ड बनता है वो साइज के कारण अनस्टेबल होता है, पहले बात ऐसा बॉन्ड नहीं बनता। और थर्ड वाले भी आपस में पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। यानी पाई बॉन्ड बनने के लिए कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट की बात नहीं, कोई पाई बॉन्ड बनने के लिए या तो ये ओवरलैपिंग होनी चाहिए, बेस्ट ओवरलैपिंग है, नहीं तो फिर ये होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन नंबर 4 ये है कि 2p पाई टाइप ओवरलैपिंग होनी चाहिए, 2p पाई 3p पाई टाइप की ओवरलैपिंग होनी चाहिए। इनके फर्दर की ओवरलैपिंग इंक्लूड नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्टेबल नहीं। 4 कंडीशन है बैक बॉन्डिंग की, फिर से रिकॉल करते हैं। कंडीशन नंबर 1, वहां पर एक डोनर होना चाहिए यानी इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, उसके लिए एबीसी होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, एक एक्सेप्टर होना चाहिए ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए। एक डोनर एक एक्सेप्टर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन। पाई बॉन्ड बनाना है तो पहले सिग्मा बना होना चाहिए, डोनर और एक्सेप्टर आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। कंडीशन नंबर 4, जो डोनर और एक्सेप्टर आपस में सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं वो जो पाई बॉन्ड प्लान कर रहे हैं जो कि बीबी होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, वो बैक बॉन्डिंग 2p पाई 4p पाई 2p पाई 4p पाई नहीं अलाउड, 3p पाई नॉट अलाउड, 2p पाई वेरी गुड अलाउड, 2p पाई 3p पाई चलेगा। यानी जो दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों सेकंड पीरियड के हैं, वेरी गुड, एक सेकंड का एक थर्ड का चलेगा, दोनों थर्ड के हैं, दोनों फोर्थ के नहीं चलेगा बैक बॉन्ड में। इज इट क्लियर? ये 4 कंडीशन एग्जाम्पल लेके चारों कंडीशन को चेक करते हैं गाइस, और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कौन होते हैं जो बीबी के लायक होते हैं, जो बीबी बनाने की डिमांड या कंडीशन पूरी कर सकते। वो कौन मॉलिक्यूल? बहुत फेमस एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है BF3। आपको क्या करना है, आज के बाद आपको क्या करना है, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाओ, उसको सबकी नजर से देखना है कि इसके बीबी है या नहीं, उसमें बैक बॉन्ड है या नहीं। अगर बैक बॉन्ड होगा या नहीं होगा, जो कंडीशन पूरी करेगा मॉलिक्यूल उसमें तो बैक बॉन्डिंग होगी, और जो मॉलिक्यूल कंडीशन पूरी नहीं करेगा उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। दैट्स इट। तो बैक बॉन्डिंग कौन पूरी करेगा देखते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल BF3, सबसे पहले आप उसको प्रीवियस नॉलेज के आधार पर जो VBT में हमने पढ़ा, सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर दीजिए। ये लो सर, BF ये BF3 का स्ट्रक्चर बना दिया। अब बनने के बाद आपको सबकी नजर से देखना है, और मैं आपको बोलूं कि एक डोनर होना चाहिए, एक एक्सेप्टर होना चाहिए। ये कहूंगी पहले एक्सेप्टर ढूंढ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सेप्टर के लिए ढूंढने के लिए अगर आपको बेरिलियम और बोरॉन ग्रुप का कोई एटम मिल जाए तो उसके अंदर एक्सेप्टर बनने की प्रबल योग है, मतलब बीबी बनाने का उसमें प्रबल योग है, मान लो। क्यों भाई? इसलिए कि बेरिलियम के पास वैलेंस सेंटर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दूसरों से शेयर करेगा, 4 ही रहेंगे, ऑक्टेट हमेशा इनकम्प्लीट मिलेगा, कंडीशन फुलफिल। बोरॉन है, इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 दूसरों से शेयर कर लेगा तो 6 ही रहेंगे। 6 का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट मतलब कंगाल, इलेक्ट्रॉन न्यून, एक्सेप्टर की कंडीशन ओके। तो जब भी बेरिलियम और बोरॉन दिखे, आप ये मान के चलना आपका एक्सेप्टर तैयार है। और काउंट कर लिया, बोरॉन के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन से शेयर किए बॉन्ड के अंदर, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसके पास आपका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। और मैंने आपको क्या बोला था कि जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो वो एक्सेप्टर होगा, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एक्सेप्टर होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक कंडीशन है।
इससे जुड़ा हुआ है फ्लोरीन। देखते हैं डोनर बन सकता है या नहीं। डोनर बनने के लिए मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक लॉन पेयर होना चाहिए। मैंने कहा है या नहीं? फ्लोरीन के पास कितने लॉन पेयर होते हैं? आंसर आता 3। मैं कहता हूं गलत आंसर। कितने होते हैं? गलत। कितने हैं? काउंट इट। पहले से नहीं बोलना। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 7। काम कितना आया? 1। रिमेनिंग कितने हैं? 6। 7 में से एक यूज हो गया 6 का मतलब देयर आर 3 लॉन पेयर्स। कोई बात नहीं, 3 4 कितने, हमें तो एक चाहिए कंडीशन के लिए। एटलीस्ट 1 लॉन पेयर होना चाहिए। इज इट क्लियर? है भाई। दूसरी, खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। मैंने बोला फ्लोरीन के वैलेंस शेल आपसे कैसे पता चलता? अरे जनरल कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रख लो ग्रुप का। NH2np5। बोरॉन फैमिली का होता है NH2np1 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन फैमिली का NH2np2 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन फैमिली में कोई भी हो NH2np3 5, ऑक्सीजन में 6, हेलोजन में 7। इसमें क्या है? NH2np5 7 इलेक्ट्रॉन। देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल और एक इसकी शेयरिंग से इसका एरिया ऑक्टेट कंप्लीट। 7 थे खुद के, एक इसकी शेयरिंग से आगे 8, ऑक्टेट कंप्लीट। वेकेंट ऑर्बिटल, देखिए वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास नहीं है क्योंकि फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और मैं हर बार बोलता हूं सेकंड पीरियड वालों के पास डी खाली होता नहीं है, एस और पी भरे हुए हैं। क्योंकि डी ऑर्बिटल की शुरुआत ही थर्ड 3D से होता है जो कि थर्ड सेल में आता है। सेकंड सेल वालों के पास डी होता नहीं, एस और पी भरा हुआ है, पार्शियली भरा हुआ है, खाली तो नहीं है, तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यानी नॉन पेयर भी है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। यू बोलो ना जनरल में डोनर तैयार है, एक्सेप्टर भी तैयार है, डोनर भी तैयार है। तो देखो भाई कंडीशन नंबर 3, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये एक्सेप्टर तैयार है। क्या तैयार है भैया? एक्सेप्टर तैयार है, डोनर तैयार है। ठीक साहब। तीसरी कंडीशन, एक्सेप्टर और डोनर के बीच पहले से एक बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए। बिल्कुल तैयार है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पहले से बना हुआ है। ये आपका एक सिग्मा टाइप का बॉन्ड है, पहले से बना हुआ है। अब पहले से बॉन्ड बना हुआ, आप जानते हैं सिग्मा होता है। 3 कंडीशन पूरी, फुल एंड फाइनल। चौथी कंडीशन कि दोनों, मैंने आपको बोला या तो सेकंड पीरियड के होने चाहिए, या एक सेकंड पीरियड का एक थर्ड पीरियड का। बोरॉन सेकंड पीरियड का, फ्लोरीन थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड का। तो इनमें जो भी पाई बॉन्ड बनेगा वो 2p पाई होगा। और मैंने आपको बोला बेस्ट पाई बॉन्ड है। तो ये लो भैया, ये अपना लॉन पेयर इसको दे देगा एक लॉन पेयर, और जैसे ही लॉन पेयर देगा, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ये बन गया आपके पास पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी को हम बोलते हैं बीबी। यानी ये मॉलिक्यूल बीबी की चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और अगर कोई भी मॉलिक्यूल बीबी की चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो 100% उसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी। इसमें कोई कोताही किंतु परंतु वाली बात नहीं है। क्लियर सर? तो ये हुआ डोनर कंडीशन। अब देखिए, जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग हुई, एक बैक बॉन्डिंग होने के बाद ये दोनों बैचलर फ्लोरीन चिल्लाते हैं कि वी बोथ आर इक्वली एलिजिबल, हम भी उतने ही एलिजिबल हैं, हमें मौका क्यों नहीं। कंडीशन चेक करी और मुड़ के देखा तो मुझे ऐसा लगा बात तो अगले की जायज है, इन दोनों की भी कंडीशन सही है। ऑक्टेट इनका भी कब सारी चीजें कंडीशन ये भी फुलफिल कर रहे हैं। तो ये तो भेदभाव है, किसी एक को बीवी मिल गई, बाकी दो को क्यों नहीं बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके साथ भी बैक बॉन्ड कर रहे, इसके साथ भी कर रहे, वरना तो मैं तीनों से करा देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये 3 बीवी रख लेता, मुझे दिक्कत नहीं है बीवी 3 रखने से, मुझे दिक्कत है, मतलब इसको दिक्कत नहीं होती, इसको भी दिक्कत है। क्यों भैया? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। अब देखिए 2 और 2 4, 2 6 और ये 2 आगे कोऑर्डिनेट वाले 8। नाउ इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि अब ये इन दोनों से तो बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, इनसे बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया एक ही बैक बॉन्ड कर सकता। 6 थे, एक बॉन्ड से आगे 2, तो 6 और 2 8, एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक ही पाई बॉन्ड बनाएगा, एक ही बनाएगा। तो इसको मौका मिल गया, इन दोनों ने मिला। ये भेदभाव है। और एक चीज अपनी आदत में नहीं है, वो है पार्शियलिटी। भेदभाव नहीं होने दे सकता। तो
अब देखिए दोनों क्लोरीन की डिमांड सही है कि गलत? निश्चित तौर पर आप एक न्याय करने वाले व्यक्ति अगर हैं तो बोलोगे कि सही है। ठीक है, अगर ये बात सही है तो फिर इन दोनों को मौका मिलना चाहिए। इस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि चलो भाई एक काम करो, एक ही बॉन्ड बन सकता है तो तीनों बनाओ, तीनों को मौका मिलेगा। 1/3 अपन बनाएंगे इसके एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जिसमें तीनों को बराबर मौका मिलेगा। देखिए क्या यूं कहूंगा मैं कि भाई बोरॉन F क्लियर? अब परमानेंट बैक बॉन्डिंग या डबल बॉन्ड किसी के साथ भी नहीं, ये डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, ये बीबी इसके साथ भी बन सकती है, इसके साथ भी बन सकती है। एक बीबी को 3 टुकड़ों बांट दिया, और ऐसा बहुत पहले से होता है, 5-5 भी सुना होगा आपने, है ना? तो 3 टुकड़े कर दिए। अब ये जो यहां पर पाई बॉन्ड है ना, सेकंड बॉन्ड, वो 1/3 है, क्योंकि एक ही बॉन्ड के 3 टुकड़े कर दिए। 1/3 तीनों को ताकि बराबरी का अधिकार मिले। नाउ अपन ने बोला था आपको पहले भी कि जब भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और उसको मैं कोवेलेंट में कन्वर्ट करूं तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ध्यान से समझना जिसने नहीं देखा है, प्लस और माइनस, एक्सेप्ट पे प्लस और मतलब डोनर पर प्लस और एक्सेप्ट पे माइनस, ऐसा करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपन और लेकिन मान देखिए सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर तो देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, तो इस पर तो आएगा माइनस। अब चूंकि परमानेंट ये देता तो इसमें प्लस आ जाता, तीनों मिलके दे रहे हैं तो प्लस का मौका भी इस तीनों को 1/3 बनेगा, प्लस 1/3, इसमें 4 आएगा 1/3, इस पे आएगा 1/3 और इस पे आएगा 1/3। ये इसकी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। हमने फॉर्मेलिटी के लिए 3 टुकड़े कर दिए, एक्चुअल में कैसा होता है, इसलिए इस चार्ज को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। 1/3 तीनों को जोड़ लोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा और बोरॉन का -1। अब मुझे एक बात बताइए, इस बैक बॉन्डिंग से BF3 की लाइफ में क्या बदलाव, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे क्वेश्चन की थीम इस बात पर बेस रहती है कि ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड के बनने से पहले और इस बॉन्ड के बनने के सोचने के बाद BF3 में क्या क्या चेंज है। यानी मैं यूं कहूं, व्हाट चेंजेस कम्स ड्यू टू BB, इस मॉलिक्यूल में BB हुआ तो चेंजेस ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, कि BB के कारण क्या क्या बदलाव आए, ध्यान से समझना। जैसे यहां मैंने बैक बॉन्डिंग का नहीं सोचा है तो यहां का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, और जैसे BB का सोच लिया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2, डबल हो गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। आप कहोगे सर यहां कैसे सोच लो, आपको सोचना तो यहां भी है, चलो कोई बात नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 1 था, अब यहां कितना हो गया, यहां बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछे यहां कितना है तो क्या बोलोगे 1 बॉन्ड तो करना है, और डबल बॉन्ड कितना पाती आ रखा है 1/3, तो बॉन्ड कितना हो गया 4/3, 1.33, 1 से तो ज्यादा है भाई। सिंगल बॉन्ड के साथ में चाहे आधा ही सही, चाहे 1/4 सही, डबल बॉन्ड बन गया तो सिंगल बॉन्ड से तो ज्यादा ही है। इसलिए बैक बॉन्डिंग से एक चीज हमेशा होती है, वो है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। और आपको मैंने बताया था पीछे की क्लास के अंदर, बोले तो MOT के अंदर, कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो मतलब नहीं, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, सब चीज बढ़ जाती है, एक चीज घट, बॉन्ड लेंथ घट गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की ताकत जो है वो बढ़ गई, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ गई, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ बाकी सारी चीजें बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ घट जाती है। ये सारे चेंजेस बैक बॉन्डिंग के कारण हमेशा आते हैं। और आपको पता है थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ गई तो मतलब मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी जो है, मॉलिक्यूल का स्थायित्व जो है वो बढ़ गया। ये सारे चेंजेस BB करती है। BB से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, बॉन्ड की लंबाई कम हो जाती है और बॉन्ड की ताकत बढ़ जाती है, सामर्थ्य बढ़ा देती है और थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ा देती है और स्टेबिलिटी बढ़ा देती है, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये सारे चेंजेस बैक बॉन्डिंग के कारण आते हैं।
बैक बॉन्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना के आप हमेशा उसके अंदर सोचोगे कि जो गिवन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, क्या इसके अंदर कोई एक एक्सेप्टर अवेलेबल है, एक डोनर अवेलेबल है, एक्सेप्टर और डोनर दोनों अवेलेबल है, तो क्या तीसरी कंडीशन एक्सेप्टर और डोनर आपस में जुड़े हुए हैं, चौथी कंडीशन जो अगला बॉन्ड बनाने जा रहे हैं क्या वो सेकंड पीरियड के हैं दोनों, या दोनों में से ज्यादा एक थर्ड पीरियड का है, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, अदरवाइज ये बॉन्ड नहीं बनेगा। दीज 4 कंडीशंस हैं, और जो भी मॉलिक्यूल ये चारों कंडीशन को फुलफिल करेगा वो मॉलिक्यूल जो है उस मॉलिक्यूल के अंदर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगी, वो मॉलिक्यूल बैक बॉन्ड बनाने में सक्षम होगा। क्लियर? तो ये अपन ने बताया एक बैक बॉन्ड बनता कैसे, उसकी कंडीशंस कैसे, बात एग्जांपल से करेंगे। अब अपन बात करेंगे कि ये जो बैक बॉन्डिंग है ये कितने टाइप का होता है, बैक बॉन्डिंग कौन कौन से टाइप का होता है, मैं कहूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। अभी चर्चाएं जारी रहेगी थोड़े से छोटे से ब्रेक के साथ।